हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारत का उत्तरी मैदान। यानी कि भारत का जो ये उत्तरी मैदान है, ये पूरा उत्तरी मैदान जो किसके द्वारा निर्मित है? सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा ये निर्मित है। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इन मैदानों के नाम और इन मैदानों को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, या इनके अंदर जो आकृतियाँ इन मैदानों में नदियों के द्वारा निर्मित की जाती है उन आकृतियों को क्या कहा जाता है। और इससे अलावा अन्य जो भी इनके संबंध में अन्य प्रश्न या अन्य फैक्ट पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने जो द्वीपीय समूह था, जितने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप वगैरह, मतलब बंगाल और अरब सागर के जितने भी द्वीप समूह थे वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके जरूर देखना, क्योंकि उनको थोड़ा सा मैंने करंट से लिंक करते हुए करवाया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सिर्फ वही ली है। ठीक है ना, ये वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैंने सिर्फ जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने सिर्फ इसमें वही चीज़ें ली है। ठीक है, और कोशिश की है कि आपको थोड़ा मैप से और अन्य चीज़ों के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का उत्तरी मैदान, नदियाँ मैंने बता दी कि किन किन जो नदियाँ हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, सतलज नदी जो आपको पता है, यहाँ से ये जो राक्षस ताल है यहाँ से इसका उद्गम होता है। और आपको पता है यहाँ पर रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती हुई ये कहाँ पर चिनाब के अंदर पाकिस्तान में जाकर ये जो चिनाब नदी है उसके अंदर मिल जाती है। तो ये कुल मिलाकर ये जो आप कह सकते हैं सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा निर्मित मैदान है। इसका संबंध में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार वो देख लेते हैं हम, यानी कि सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं या फिर जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में क्या पूछा जा सकता है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि जो मैदान है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो कंप्लीट मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम टोटल 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है पंजाब और हरियाणा जो है इसके टोटल इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है पंजाब हरियाणा का मैदान, जिसके अंदर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के देख सकते हैं या फिर थोड़ा सा आप हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों का शुरू हो जाता है, जैसे गंगा है, यमुना है और रामगंगा है, अन्य गंडक वगैरह जो भी अन्य जो इसकी सहायक नदियाँ है इनके द्वारा ये सारी नदियाँ यहाँ से हिमालय से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों के अंदर मुख्य रूप है गंगा का। ठीक है, तो गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा है, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इधर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी उत्तर पूर्वी भारत की, इसका नाम इसको जो इसके द्वारा निर्मित जो मैदान है इसे कहते हैं हम असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम के अंदर एक बड़े मैदानी भाग का निर्माण करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से जो मैदानी क्षेत्र है इसको बांटा गया है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहला प्रकार लेते हैं हम पंजाब हरियाणा का मैदान। ये जो ऊपर मैंने बताया सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ, इनके द्वारा इस पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः अगर वर्तमान में हम देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा से 3 नदियाँ बहती है। कौन कौन सी? एक तो सतलज, एक व्यास और एक रावी। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर, लेकिन आपको पता है पहले जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये भी पंजाब कहलाता था। तो इसलिए इस पूरे पंजाब नाम ही क्या है, 5 नदियों का समूह। ठीक है, 5 नदियों के द्वारा निर्मित जो दोआब क्षेत्र है जो या फिर जो मैदान है उसे हम कहते हैं पंजाब का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, जिसके अंदर 5 नदियाँ आ जाएगी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, इन 5 नदियों के द्वारा जो पंजाब और उसके आसपास का जो मैदान है उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस मैदानी क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता पूछी जाती है वो 2 है, और दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक है बेट और एक है चू, यानी कि बेट और चू। इसे आप याद रखेंगे कि बेट जो है, बेट का मतलब होता है कि जो पंजाब है और जो हरियाणा है इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी इन नदियों के द्वारा, ये आपको पता है ये ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ है सारी। ठीक है, और इन नदियों के अंदर कभी कभार क्या होता है, गर्मी के टाइम में जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं और पानी का प्रवाह अधिक हो जाता है तब यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है कभी कभार। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब पंजाब और हरियाणा के मैदान में इन नदियों के द्वारा बाढ़ की स्थिति लाई जाती है तो उस बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है उसे बेट कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि नदियों के द्वारा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बना दिया जाता है पंजाब हरियाणा के मैदान में उसे क्या कहते हैं, बेट चू कहते हैं, बेट कहते हैं। ठीक है, और इससे जो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या होता है, जैसे नदियाँ बहती है ना, जैसे ये मैंने यहाँ पे छोटा सा चित्र बनाया, जैसे कोई नदियाँ बहती है ज़्यादा तेज प्रवाह से बहेगी तो बीच बीच में क्या खड्डे कर देती है, बहुत बड़े बड़े खड्डे कर देती है। ठीक है, छोटे बड़े अनेक प्रकार के खड्डे कर देती है। तो नदियों के द्वारा तेज प्रवाह के द्वारा जो खड्डे कर दिए जाते हैं इन खड्डों को कहा जाता है चू। ठीक है ना, मैदानी क्षेत्र में नदियों के द्वारा किए गए जो खड्डे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चू कहा जाता है। तो मैदानों के अंदर जो नदियाँ होती है उनके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को तो कहते हैं बेट, और उनके नदियों के द्वारा
जो खड्डों का निर्माण किया जाता है उन्हें कहते हैं चू। ठीक है, सर्वाधिक चू पूछा जाता है कि सर्वाधिक चू पंजाब हरियाणा के मैदान में कहाँ पाया जाता है, तो एक पंजाब का एक जिला है होशियारपुर, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये नदियाँ हैं इनकी हमें दोआब क्षेत्र पूछे जाते हैं कि किन नदियों के मध्य कौन कौन से दोआब क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोआब क्षेत्र देख लेते हैं। इनके आपको बहुत सारी जगह ट्रिक मिली होगी, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, आप जब भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे आप देखते उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। देखिए सबसे पहले इनका क्रम है, इसी क्रम में है वो नदियाँ भी ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर सिंधु नदी है, फिर आपको पता है झेलम है, झेलम के नीचे चिनाब है, फिर रावी है, व्यास है और सतलज है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया सिंध सागर, ठीक है, कि सिंध सागर का निर्माण जो है, सिंध सागर दोआब का निर्माण किन दो नदियों से मिलकर होता है, तो सिंध से आप याद रखेंगे सिंधु और झेलम। ठीक है, सिंधु और झेलम। आपको दे दिया जाए कि चाज जो है इस दोआब क्षेत्र का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, तो देखिए चा से हो जाएगा चिनाब। ठीक है, चा से चिनाब, चा से कोई दूसरी नदी नहीं है, जैसे हो जाएगा झेलम। ठीक है, ये जो नाम है ना ये इन नदियों के जो स्टार्टिंग के नाम है उनको लेकर बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा चिनाब और जैसे हो जाएगा झेलम। आपको दे दे रचना, या कहीं कहीं पर रचना भी लिखा हुआ है, तो ये जो दोआब क्षेत्र इसका निर्माण किन नदियों से होता है, तो र से तो क्या हो जाएगा रावी, और चिना से हो जाएगा चिनाब। ठीक है, तो रचना या रचना ये दोनों रावी और चिनाब नदियों के दोआब क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, बारी ब से हो जाएगा ब्यास। ठीक है, ये ब्यास का ब हो जाएगा और रावी का रा हो जाएगा, तो बारी जो है ये दोआब क्षेत्र किस किस नदियों के मध्य है, रावी और व्यास नदियों के मध्य है। ठीक है, बिस्त कह लेते हैं, तो ब्यास का तो हो जाएगा ब, और ये स और तय, सतलज का स और तय, तो बिस्त जो है ये ब्यास और सतलज। बताइए इसमें क्या रॉकेट साइंस है, जो नदियाँ है उनके आगे के नाम मिलाकर पीछे ये नाम बनाए हुए। ठीक है, तो चा से चिनाब और झेलम, रचना से हो जाएगा र से हो जाएगा रावी और च से चिनाब। ठीक है, बारिश हो जाएगा ब्यास और इससे हो जाएगा रावी, बिस्त से हो जाएगा ब्यास और सतलज नदी। ठीक है, और सिंध और झेलम के बीच में सिंध सागर। ठीक है, ये दोआब क्षेत्र है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के बाद आपको अच्छे से क्योंकि वहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो आप आराम से इनका निकालेंगे कि कौन सा दोआब क्षेत्र किन नदियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये हमने देखा सबसे पहले पंजाब हरियाणा का जो दोआब क्षेत्र था उसके एक तो वो 5 दोआब क्षेत्र जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2 ये जो आकृतियाँ निर्मित की जाती है इनका नाम आपको, इनकी जो विशेषता है वो आपको याद रखनी है। ये हो गया पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है, ये नदियाँ का जो है ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर दर्शा रखी है, लेकिन इनकी जो विस्तृत जानकारी है हम जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर झेलम नदी है, यहाँ से आकर किस में मिलती है, रावी के अंदर मिलती है, सॉरी चिनाब के अंदर मिलती है। और ये चिनाब नदी का पता है मैंने आपको जो दर्रे पढ़ाए थे तब पढ़ाए थे, बारालापचा दर्रा से निकलती है। रावी और व्यास नदियाँ किसी ने निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और सतलज नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है, शिपकिला दर्रे से होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए बता रही हूँ, बाकी इनकी जो विस्तृत जानकारी है हम जो नदी वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख ले उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक सामान्य रूपरेखा यहाँ बता देती हूँ। उत्तरी गंगा का मैदान जो है यहाँ पर मैं स्टेट बता देती हूँ, ये यूपी है। ठीक है, ये पूरा यूपी है, मध्य गंगा तक ये पूरा यूपी है। ठीक है, इसके आगे यूपी के आगे क्या है, बिहार है। अगर आपको नक्शा याद होगा तो आपकी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। यूपी है, ये पूरा यूपी है। ये निम्न गंगा के मैदान में यहाँ पर आ जाएगा बिहार। ठीक है, और बिहार के आगे फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको पता है वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस आएगा जैसे सिक्किम वगैरह आ जाता है। यहाँ पर आपको पता है तिस्ता नदी का उद्गम होता है जो ब्रह्मपुत्र के अंदर आगे जाके मिल जाती है। और इधर आपको पता है उत्तर पूर्वी राज्य आ जाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले असम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आप अगर मैप के हिसाब से देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जो ये यूपी है इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। यूपी में जो इधर वाला है, जो पश्चिम वाला है ना, इसको कहते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है, और जो मध्य का है यानी कि यूपी आप कह लीजिए मध्य, और जो पूर्वी यूपी है इसको मिला के कह देते हैं मध्य गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान यानी पश्चिमी यूपी उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य और पूर्वी यूपी जो है वो हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान क्या आ जाएगा, एक तो बिहार पूरा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बिहार आ जाएगा। बिहार के अलावा नीचे आप थोड़ा सा जो वेस्ट बंगाल है इसको भी इसी के अंदर लिया जाता है। आपको पता है ना गंगा जो होती है इसी तरीके से प्रवाहित होती है, तो इसकी एक शाखा जो है हुगली जो है वो यहाँ से वेस्ट बंगाल से होकर आती है, और एक जो है सीधी इधर बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल है और जो बिहार है इसे कहते हैं निम्न गंगा का मैदान। ठीक है,
इसके बाद में आप देखेंगे कि इनके कुछ पूछा जाता है कि ये जो मैदानी भाग है इनको भी अलग अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है। जो यूपी है ना, यूपी में मैंने अभी बताया पश्चिमी यूपी जिसे हम उत्तरी गंगा के मैदान कहते हैं, इसके अंदर एक मैदान का निर्माण होता है जिसे कहते हैं रुहेलखंड का मैदान, ठीक है। आपको या तो ये दे सकते हैं कि रुहेलखंड का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। अगर स्टेट पूछ ले आपको तो आप याद रखेंगे ये पश्चिमी यूपी के अंदर स्थित है। तो यूपी के अंदर दो मैदान है, एक तो रुहेलखंड का मैदान जो उत्तरी गंगा यानी कि पश्चिम की ओर स्थित है, और एक अवध का मैदान यानी कि जो पूर्वी और मध्य यूपी है उसके अंदर है। तो दो मैदान तो यूपी में आ गए, एक तो रुहेलखंड और अवध का। इधर वाला मतलब कि आप यूपी को दो भागों में बांट लेना, पश्चिम वाला रुहेलखंड और पूर्व और मध्य वाला अवध का मैदान, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ी सी विशेषता याद रख सकते हैं, जब नदियां पढ़ाऊंगी तब नदियां विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी, लेकिन मान लीजिए आपको पूछ ले कि रुहेलखंड का मैदान जो है इसका निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है, तो आपको पता मुख्य नदी जो गंगा, अगर मैं कोई भी मैदान बोलूँ ना, यहाँ पर किसी भी मैदान का नाम लूँ तो एक गंगा नदी तो विशेष रूप से रहेगी, ठीक है, वो तो प्रमुख नदी है। इसके अलावा अन्य नदियाँ आप याद रखेंगे तो आपको पता है कि गंगा है, यहीं से एक यमुना नदी भी आती है हिमालय से, ठीक है, यमुना, और यहाँ से एक रामगंगा नदी आती है, ठीक है। तो इन तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और फिर यहाँ पर रामगंगा नदी, इन तीनों को मिलाकर रुहेलखंड मैदान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मध्य गंगा या जिसे हम कहते हैं पूर्वी यूपी का अवध का मैदान, ठीक है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि गंगा तो प्रमुख है ही है, इसके अलावा आपको पता है यहाँ से घाघरा, सरयू, राप्ती, ये कुछ नदियाँ हैं, इसके द्वारा मध्य गंगा के मैदान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा में क्या आता है, बिहार आता है, बिहार को हम बीच में से बांट देंगे, एक तो ऊपरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार, ठीक है। जो ऊपरी या उत्तरी बिहार है इसको कहते हैं मिथिला का मैदान, और जो दक्षिणी बिहार है इसे कहते हैं मगध का मैदान, ठीक है। तो बिहार को दो भागों में बांटना है, मिथिला और नीचे वाला मगध, ठीक है। पटना वाला जो पता है आपको मगध का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, तो गंगा प्रमुख हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता है इधर गंडक है, कोसी है, हुगली है, जो हुगली नदी है आपको पता है इधर इधर चली जाती है, हुगली नदी का एक जो शाखा इधर वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो गंगा है, गंडक है, कोसी है और हुगली है, इन नदियों के द्वारा जो निम्न गंगा का मैदान है, हुगली वाला तो ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल वाला, बाकी तीन नदियाँ ऊपर की ओर है, तो इन चार नदियों के द्वारा ये निम्न गंगा के मैदान का क्या होता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पर तीस्ता नदी है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो सबसे पहले आप आकृति देखेंगे, यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा, यहाँ पर नेपाल, इधर यहाँ पर हिमालय क्षेत्र आ जाएगा। तो हिमालय के इस प्रकार से ये घूमती हुई, हिमालय के इस प्रकार से घूमती हुई ये किस में जाकर बांग्लादेश से होती हुई और जो बंगाल की खाड़ी उसके अंदर गिरती है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ पर किस प्रकार की आकृति का निर्माण करेगी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र इसमें जो है हेयरपिन के आकार का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ये क्या है ना, मतलब टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाती है, मतलब ये यू झिकझिक प्रकार का मार्ग जो है इस प्रकार से चलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस कारण जो है ना ये ज़्यादातर बाढ़ के लिए जानी जाती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये असम और असम के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य बाढ़ के रूप में जानी जाती है, कि इसके द्वारा जो टेढ़े मेढ़े आकार में चलने के कारण अधिकांश बार क्या होता है, पानी का बहाव तेज होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नदी इसके बीचों बीच है ना बहुत सारे छोटे छोटे नदी द्वीपों का निर्माण हो रखा है। नदी के द्वारा आपको पता है हिमालय से निकल के आती है, और यहाँ पर भी हिमालय है, तो यहाँ से भी ये हिमालय का कटाव करेगी, तो यहाँ से बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो है इनका बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर है वो भी लेके आती है, हिमालय से बहुत सारी मिट्टी भी लेकर आती है, तो यहाँ पर वो क्या करती है, यहाँ लाकर जमा कर देती है, ठीक है। और इसके द्वारा बीच में बहुत सारे जो नदी द्वीप है उनका निर्माण हो जाता है, द्वीप छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इकट्ठा कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसे बनाया हुआ एक बहुत बड़ा द्वीप इसने बना दिया नदी ने, ठीक है। तो इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये एक ऐसा द्वीप बना दिया इसके ऊपर लोग रहने लगे, खेती वेती करने लगे, तो ये क्या बन गया, एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, इसका नाम है माजुली द्वीप। असम के जो ब्रह्मपुत्र मैदान है उसके बीचों बीच स्थित है, और ये अभी वर्तमान में जिला, मतलब इसको जिला का रूप दे दिया गया, इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये एक जिला भी है माजुली, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र असम मैदान के अंदर सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। किसके द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और इसकी अन्य विशेषताएं भी आप यहाँ देख सकते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है मानसरोवर, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर मानसरोवर झील है, और इसके पास में ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगदुम हिमनद। ये ग्लेशियर है जिससे इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम मानसरोवर से होता है, नहीं, मानसरोवर से नहीं होता है, बल्कि जो ये हिमनद है यहाँ से होता है। जबकि ये जो राक्षस ताल है इसके पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरछु हिमनद, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, मानसरोवर के निकट जो चेमायुंगदुम है ग्लेशियर उससे इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र का। और ये
ब्रह्मपुत्र असम मैदान इसी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इस मैदान का प्रवाह जो टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण और इसका सकड़ा, मैंने बताया ना, ये देखो बिल्कुल सकरा इसका क्षेत्र है, बिल्कुल सकरा है। यहाँ पर बीच में तो क्या आ जाता है, हिमालय आ जाता है, तो यहाँ से सकरा इसका प्रवाह क्षेत्र है और ये अधिकतर बाढ़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, और ये किसके मध्य है, तो ऊपर हिमालय, नीचे मैंने आपको मेघालय का पठार पढ़ाया, तो उन दोनों के मध्य स्थित है। असम पता है ना, असम के जस्ट नीचे क्या है, मेघालय, तो मेघालय का पठार आ गया, उधर ऊपर क्या आ गया, हिमालय आ गया, तो उन दोनों के बीच में स्थित है ये मैदान। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका आकार मैंने बताया हेयरपिन के समान है। ठीक है, ये जो ये क्षेत्र है ना, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, और आपको अगर मैं इसमें बताऊं कि फसलें कौन कौन सी होती है मैम, क्योंकि नदी का क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है, जहाँ नदियों का क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं ना, तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक यहाँ पर जमाव है, तो कृषि भी सबसे ज़्यादा होती होगी। तो कृषि के अंदर आप याद रखेंगे कि जो ऊपरी गंगा के मैदान है ना, या फिर आप पंजाब हरियाणा के मैदान के लीजिए, यहाँ पर सर्वाधिक होगा गेहूं और चावल। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक होगा गेहूं और चावल। ठीक है, गेहूं और चावल। ठीक है ना, यहाँ मध्य गंगा के मैदान में आते ही गेहूं हटा देना आप, और यहाँ पे याद रखेंगे चावल और गन्ना। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान है, यहाँ पर याद रखेंगे चावल और गन्ना। ठीक है, गेहूं और चावल उत्तरी गंगा के मैदान यानी कि यूपी के जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर, यूपी का मध्य और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो चावल और गन्ने का होता है। बाकी यहाँ पर निम्न गंगा के मैदान में भी चावल और गन्ने का होता है, लेकिन यहाँ आ जाएंगे आप वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर चावल भी होगा, गन्ना भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता है जूट सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का उत्पादन होता है, तो जूट की कृषि भी यहाँ सर्वाधिक की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमुख इसकी फसलें हो गई। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है, और किस किस जो भाग है इसको कौन कौन से मैदान के नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बता दी। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख आकृतियाँ पूछी जाती है थोड़ी सी इन क्षेत्रों की, वो भी देख लेते हैं। जो ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा के मैदान है, इनके द्वारा कुछ आकृतियों का निर्माण किया जाता है। वैसे तो मुझे पता है सब जानते होंगे, फिर भी इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। जैसे ये पहाड़ियाँ है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी का उद्गम हो रहा है, आसपास में इसके सहायक नदी आकर मिल रही है। ठीक है, तो ये क्योंकि हिमालय से बेकर आ रही है, तो आपको पता है पानी अगर हिमालय से नदी बेकर आएगी तो अपने साथ बहुत सारे हिमालय के कंकर पत्थर वगैरह लेके आएगी, छोटे छोटे बड़े वगैरह सारे ना। तो जैसे वो कंकर पत्थर लाएगी तो कंकर पत्थर, भारी भारी पत्थर वगैरह आगे नहीं जा पाएंगे, वो उनका जमाव यही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तो बेकर आगे चले जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पूरी नदियों के आसपास उनका जमाव होता है, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं ना उनका जमाव यही हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जा पाती है, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है, यानी कि जो भाबर क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर नदियाँ क्या होती है, लुप्त होती है, यहाँ से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ऊपर पत्थरों का जमाव हो जाता है और नदियाँ उनके अंदर अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे भाबर क्षेत्र, यानी कि जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं हिमालय के, जो इसे कहते हैं जो हिमालय का पदीय क्षेत्र होता है। ठीक है, पदीय क्षेत्र कह सकते हैं, हिमालय का जो पदीय क्षेत्र होता है, यानी कि बिल्कुल पैरों के अंदर, हिमालय के पैरों के अंदर इन पत्थरों का जमाव होता है, बिल्कुल हिमालय से नीचे उतरते हैं। इसके अंदर जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। इसके अंदर नदियाँ जो है प्राय लुप्त प्राय हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, और ये बिल्कुल पदीय क्षेत्र में होता है। जैसे जब भी ये नदियाँ यहाँ से निकलेगी, जहाँ कंकड़ पत्थर होंगे इनके नीचे बहेगी, फिर जहाँ से ये निकलेगी, ठीक है ना, जहाँ पर ये कंकड़ पत्थर समाप्त होंगे, जहाँ से ये निकलेगी वहाँ पर ये बहुत सारी मिट्टियाँ लेकर आएगी, क्योंकि जब ये इन कंकड़ पत्थरों के अंदर चलेगी तो ये बहुत सारी मिट्टियाँ भी हिमालय से भी बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है। तो ये मिट्टियाँ जो लेकर आएगी वो कंकड़ पत्थर से निकलते यहाँ पर जमा कर देगी। ठीक है, बहुत सारी मिट्टी के द्वारा यहाँ से निकलेगी बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बारीक बारीक सी मिट्टी रहेगी, बहुत गाद होती है ना बिल्कुल बारीक वाली, वो यहाँ पर जमा कर देगी, यहाँ से फिर वो निकलना शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल दलदल सा होता है ना, जैसे मिट्टी होती है उसमें अपन पानी डाल देते तो दलदल हो जाता है, तो वैसे दलदल नुमा यहाँ पर क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तो भाबर के बाद में जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तराई होती है। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर नदियाँ ऊपर आती है और जो गाद होती है उसकी इकट्ठा कर देती है और वहाँ पर दलदल का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं तराई। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ेगी तो कभी कभार ऐसा होता है कि नदियाँ वैसे तो एक निश्चित आकृति में चलती रहती है। ठीक है, कभी कभार उसमें जब पानी ज़्यादा होता है तो बाढ़ का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आसपास बाढ़ का, जहाँ पानी होता है ना, आसपास बाढ़ आती है तो बहुत विकराल रूप ले लेती है नदियाँ। तो ये जैसे ही वापस से बाढ़ कम होती है तो वो अपने वापस उसी रूट पे चलने लग जाती है। तो जो बाढ़ का पानी जो उसने आसपास फैलाया है, ठीक है, अब वो सूख गया, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, वापस वो अपने नॉर्मल जो रोटेशन है उसमें चलने लगे। ठीक है, लेकिन जिसने ये आसपास जो पानी फैलाया ना, इसके अंदर पुरानी जो मिट्टी होती है, क्योंकि लाई हुई तो नदी के द्वारा ही है, लेकिन अब वो पुरानी हो गई है, बाढ़ के टाइम में आई थी, अब वो यहाँ पर वापस बाढ़ नहीं आई, अब वो मिट्टी यहाँ पर जम गई। ठीक है तो जलोढ़ मिट्टी है लेकिन पुरानी है, तो
पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसका कह देंगे हम बांगर। और यहाँ पर जो बिल्कुल नदी के जो बिल्कुल थोड़ा एरिया होता है ना, लगभग आप मान लीजिए 1-8 किलोमीटर के आसपास का, यहाँ पर हर रोज़ नदियाँ, भाई देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि फिक्स इतनी ही चलेगी, कभी कभार थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर वापस थोड़ी कम हो जाएगी, फिर वापस बढ़ जाएगी। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ मतलब डेली यहाँ से वो कभी बढ़ती है कभी कम होती है। ये बिल्कुल किन्नौर वाला जो क्षेत्र होता है ना नदी का, यहाँ पर हमेशा रोज़ वो नई नई मिट्टी ला के रखेगी, ठीक है। तो इस नदी के जो पास वाला क्षेत्र होता है जहाँ वो रोज़ नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, उससे कहते हैं खादर। पुरानी मिट्टी बांगर और नई मिट्टी खादर, ठीक है। और यहाँ पर जो पुरानी बाढ़ का जो क्षेत्र है, इसमें वो बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर लेकर आएगी। तो इस यहाँ पर भूड़ जैसे, मतलब जो छोटे मोटे कंकड़ होते हैं ना, इन कंकड़ों से एक आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं भूड़, ठीक है। और ये कहाँ होती है? बांगर क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। खादर में नहीं होते, कहाँ होते हैं? बांगर क्षेत्र में होते हैं। छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका जमा हो जाता है इस बांगर क्षेत्र में, इसे कहते हैं भूड़, ठीक है। और आपको पता है नदियाँ जो है हिमालय से आती है, और हिमालय किसका भाग है? तटीय सागर का भाग है, ठीक है। और तटीय सागर से का भाग है, तो यहाँ पर ये नदियाँ जो है अपने साथ हिमालय तटीय सागर का भाग है, यहाँ पर नमक का भी जमाव है, ठीक है। तो ये नदियाँ जो आती है अपने साथ कुछ नमक भी लेके आती है। नमक बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए ये खारी नहीं होती नदियाँ, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन नमक होता है इनके पानी के अंदर, ठीक है। जब ये आती है तो इस बाढ़ के क्षेत्र में जहाँ पुरानी मिट्टी है उसके अंदर आपको जो ये नमक लेकर आएगी वो भी मिला हुआ रहेगा। तो ये नमक जो है यहाँ पर एक बिल्कुल सफ़ेद परत दिखने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी होती है उसके अंदर नमक सूखने के बाद बिल्कुल सफ़ेद परत दिखने लग जाती है। उससे जो सफ़ेद परत होती है बांगर क्षेत्र के अंदर नमक की, उसे कहते हैं रेह या कलर, ठीक है। तो रेह कलर तो हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं, बाकी कुछ जगह रेह कहते हैं, कुछ जगह कलर कहते हैं, ठीक है। तो रेह और कलर यानी कि पुरानी जो नदियाँ होती है उनके द्वारा बांगर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर रेह और मतलब जो क्या कह सकते हैं हम, जो नमक होता है बांगर क्षेत्र के अंदर नदियाँ जो है अपने साथ नमक लेकर आती है और बाढ़ के क्षेत्र में जो यहाँ जमाव कर देती है, सूखने के बाद जो है वो एक सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखाई देता है जिसे कहते हैं रेह और कलर, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए ये नदियाँ बह रही है, इसका भी एक क्षेत्र मैंने बनाया है। अब ये नदियाँ हमेशा यूँ जो सर्पनुमा आकृति में बहती है, ठीक है। अब जब ये सर्पनुमा आकृति के अंदर बह रही है, ठीक है, तो कभी कभार जब इनके प्रवाह कम और ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कभी कम ज़्यादा होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों जो प्रवाह क्षेत्र है ना ये ऐसे घूमती है, तो ये दोनों प्रवाह क्षेत्र एक बार मिल जाते हैं। जैसे ये प्रवाह क्षेत्र मिलेंगे ना तो ये यहाँ पर मिट्टी हो जाएगी, ये यहाँ पर मिट्टी होने के कारण ये नदियाँ ये वाला जो इधर घूमने की जगह है वो बंद हो जाएगी, तो नदियाँ सीधी बहने लग जाएगी। नदियाँ क्या हो जाती है? सीधा इस मार्ग को छोड़कर सीधा बहने लग जाती है, ठीक है। तो ये जगह जगह ऐसे गोखरनुमा जो आकृति होती है, जो जिसे हम कहते हैं गाय के जो पैर होता है ना उसके समान, जो खुर होता है उसके समान इससे आकृतियाँ बन जाती है, इसे कहते हैं गोखर झील। नदियों के द्वारा जो ये आकृति होती है उसका निर्माण किया जाता है जिसे कहते हैं गोखर झील, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट में आपको पता है कि जो नदियाँ है, गंगा नदी या जो भी नदियाँ इधर वाली, ये सब लास्ट में जाकर किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इसका मैंने पहले विस्तृत रूप से समझा रखा है क्या होता है डेल्टा, किस प्रकार से निर्माण करती है, ठीक है। तो ये इधर सुंदरवन का डेल्टा आपको पता है, मुख्य रूप से गंगा नदी के डेल्टा को जाना जाता है, तो ये लास्ट में डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये इसकी प्रमुख चीज़ें थी जो भी उत्तरी मैदान की, वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। और एक चीज़ और यहाँ रह गई, ये जो मैंने आपको मगध का मैदान बताया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दो मैदान और है, एक तो रार का मैदान, ठीक है। ये जो निम्न गंगा का मैदान है ना, एक तो ये बिहार वाला निम्न गंगा का मैदान है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ बिहार आ गया, इधर आ गया असम, इसके बीच में खाली जगह छोड़ गई, ठीक है। ये जो खाली जगह है ना, जो वेस्ट बंगाल के उत्तरी हिस्सा है, वेस्ट बंगाल के जो उत्तरी हिस्सा है इसे कहते हैं बारिंद का मैदान। ये वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग है और इसके नीचे जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है इसे कहते हैं रार का मैदान, ठीक है। तो रुहेलखंड, अवध, मगध का मैदान, ठीक है, मिथिला का मगध का मैदान, और रार का मैदान कहते हैं वेस्ट बंगाल के मैदान को, जो निम्न गंगा का ही भाग है। और ये वाला जो है ना ये भी लगभग निम्न गंगा का ही भाग है, बारिंद का मैदान, जो कहाँ पर है? जो वेस्ट बंगाल है उसके बिहार के पूर्व दिशा में और वेस्ट बंगाल के उत्तर दिशा के अंदर स्थित है बारिंद का मैदान, ठीक है। तो सारे जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी है, थोड़ी मैप से बताइए और थोड़ी आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद अब तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए, जैसे पठार है, पर्वत है और जो भी द्वीप वगैरह है, जो भी उत्तरी गंगा का मैदान है, ये कुल मिला के आपका भौतिक प्रदेश आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार इसके क्वेश्चन आंसर लगा दें, ठीक है। तो सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार इसके क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं कि आप कितने क्वेश्चन आंसर इसके सही कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इनकी PDF मिल जाए, ठीक है।